आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। शास्त्रीय संगीत गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली और रामपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, सरकार पिछले 4.5 वर्ष में प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ की। 132 श्रद्धालुओं के साथ रामायण सर्किट ट्रेन कल अयोध्या पहुंची। भगवान श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों का दर्शन कराने के लिए रेलवे ने शुरू की है अत्याधुनिक सुविधाओं वाली यह विशेष ट्रेन। और सूर्योपासना का 4 दिवसीय छठ महापर्व कल से हुआ शुरू। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सुषमा स्वराज की बेटी बंसुरी स्वराज और अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली ने राष्ट्रपति से ये सम्मान प्राप्त किए। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने पद्म भूषण सम्मान प्राप्त किया। कल जिन लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, गायक अदनान सामी, आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, एयर मार्शल डॉक्टर पद्म बंदोपाध्याय, पर्यावरणविद हिम्मत राम भंभू, टेलीविजन तथा थिएटर कलाकार सरिता जोशी और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 2020 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शामली जिले के कैराना में पीएसी भवन और फायरिंग रेंज के निर्माण सहित 426 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में उनकी सरकार ने कैराना सहित पूरे प्रदेश को भयमुक्त शासन दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने के कारण नए उद्योग धंधे शुरू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कल रामपुर में भी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में रामपुर जिले के लिए 3000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों को बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट्स 2021 का तीसरा संस्करण जारी किया। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को शीर्ष सुधारकर्ता के रूप में चुना गया है। प्रदेश ने लंबी छलांग लगाते हुए इसमें 6वां स्थान हासिल किया है। इससे पूर्व प्रदेश इस सूची में 13वें स्थान पर था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश लंबी छलांग लगाते हुए 7 पायदान आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाता है।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत कुमार डोभाल का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने NSA के नाम से धोखेबाजी या फर्जी खाता धारकों से सावधान रहने की सलाह दी है। ये प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण सर्किट ट्रेन को शुरू कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम से जुड़े पावन स्थलों के सुगमतापूर्वक दर्शन कराने हेतु IRCTC ने यह सेवा शुरू की है। इस बीच दिल्ली के सफ्दरगंज से चली रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन कल अयोध्या पहुंची, जहां रेलवे तथा IRCTC के अधिकारियों ने इससे आए श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। ट्रेन में सवार 132 श्रद्धालुओं को बस द्वारा अयोध्या धाम ले जाया गया, जहां उन्होंने रामलला, हनुमानगढ़ी तथा अन्य मंदिरों का दर्शन पूजन किया। यह ट्रेन 17 दिनों की यात्रा के दौरान 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ट्रेन अयोध्या, सीतामढ़ी और चित्रकूट सहित कई प्रमुख स्थानों पर जाएगी। यात्रा का अगला पड़ाव भगवान शिव की नगरी काशी होगा। फिर चित्रकूट, नासिक होते हुए यह ट्रेन प्राचीन किष्किंधा नगरी हम्पी पहुंचेगी। इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव रामेश्वरम होगा। रामेश्वरम से चलकर यह ट्रेन 17वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी। IRCTC ने इस ट्रेन के अलावा 4 और रामायण सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 16 नवंबर को दूसरी ट्रेन, 25 नवंबर को तीसरी, 27 नवंबर को चौथी और 20 जनवरी को 5वीं ट्रेन चलाई जाएगी। इस यात्रा के लिए AC प्रथम श्रेणी का टिकट 1,02,095 रुपये और द्वितीय श्रेणी का टिकट 82,950 रुपये निर्धारित है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस AC पर्यटक ट्रेन में यात्री कोच के अतिरिक्त 2 रेल डाइनिंग रेस्तरां, 1 आधुनिक किचन कार और यात्रियों के लिए फुट मसाजर, मिनी लाइब्रेरी, स्वच्छ शौचालय और शॉवर क्यूबिकल की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर और CCTV कैमरे भी सभी कोच में उपलब्ध हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लखीमपुर खीरी मामले की विशेष जांच दल SIT द्वारा चल रही जांच की निगरानी के लिए राज्य सरकार द्वारा न्यायिक आयोग पर उसे भरोसा नहीं है। यह मामला कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को एक वाहन से कुचले जाने का है। प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी मामले की जांच की निगरानी के लिए 1 सदस्यीय आयोग गठित किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इसकी निगरानी करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने कल सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में 3 FIR दर्ज की गई हैं। ये किसानों की मौत, बदले की कार्रवाई में राजनीतिक नेताओं की मौत और एक पत्रकार की मृत्यु से संबंधित हैं। न्यायालय ने कहा कि तीनों FIR की जांच स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए और एक मामले के सबूतों का उपयोग दूसरी घटना के आरोपियों को बचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सूर्योपासना का महापर्व सूर्य षष्ठी यानी छठ कल नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ व्रती आज शाम खरना पूजन करेंगे। कल निर्जल उपवास करते हुए छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और अगले दिन बृहस्पतिवार को उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपन्न करेंगे। छठ पर्व को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों, विशेष रूप से पूर्वी जिलों में विशेष उत्साह है। बाजारों में छठ पूजा की सामग्री की दुकानें सजी हैं। लोग बड़ी संख्या में छठ पूजा का सामान खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। उधर नदियों, तालाबों और छठ पर्व के लिए अस्थायी रूप से बनाए गए पोखरों को अर्घ्य देने के लिए तैयार करने का काम अंतिम चरण में है। इन सभी स्थानों पर साफ सफाई और रोशनी के प्रबंध किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 109 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य तेज गति से जारी है। अब तक 13 करोड़ 42 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें से 9 करोड़ 95 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 3 करोड़ 46 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। शास्त्रीय संगीत गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली और रामपुर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष में प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ की।
132 श्रद्धालुओं के साथ रामायण सर्किट ट्रेन कल अयोध्या पहुंची। भगवान श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों का दर्शन कराने के लिए रेलवे ने शुरू की है अत्याधुनिक सुविधाओं वाली यह विशेष ट्रेन। और सूर्योपासना का 4 दिवसीय छठ महापर्व कल से हुआ शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।